आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में तमाम विवाद के बाद आखिरकार आज चंडीगढ़ पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम हुआ। सुसाइड के 90वें दिन उनके परिवार की सहमति के बाद चंडीगढ़ पीजीआई में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इस प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई और अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी है। पूरे आप देखिए किस तरीके से पूरी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। पीजीआई से उनका शव लेकर अब अंतिम संस्कार की जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है। लगभग 4 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया अंतिम संस्कार की तैयारी है वो शुरू होने वाली है। देखिए उनके परिवार के तमाम लोग सदस्य तमाम से पहुंचे हुए हैं और बस अब से थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी आत्महत्या के करीब 8 से 9 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ और हमारे साथ हमारे हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब के एडिटर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अब अंतिम संस्कार की तैयारी है, कब तक अंतिम संस्कार की तैयारी है और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हैं? कहा आपने अंतिम संस्कार कुछ ही क्षणों में जो वाई पूरन कुमार है पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पंचतत्व में विलीन करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा उनके घर से सेक्टर 25 के क्रिमिनेशन ग्राउंड में आ चुकी है। कुछ ही देर में उन्हें जो है अर्थी स्टेज पर सुलाया जाएगा। उनकी जो बॉडी जिसका पार्थिव शरीर लाया गया उनके ऊपर ही उनकी वर्दी को भी रखा गया है। कहा जाता है कि पुलिस की जो कोई रनिंग ऑफिसर ड्यूटी अगर ऐसा करता है तो उसकी वर्दी को भी साथ में लाया जाता है, तो उस तरीके लाया गया। अभी कुछ ही देर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अभी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से कृषि मंत्री आए हुए हैं, इसके साथ कृष्ण लाल पवार आए हुए हैं कैबिनेट मंत्री, और कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा आए हुए हैं, सांसद वरुण मुलाना आए हुए हैं। इसके साथ साथ दलित समुदाय के कई नेता वो भी आए हुए हैं। अलग अलग तरीके से लाए गए यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। और खास बात यह है कि वाई पूरन कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया। जैसे ही उनकी क्रिमेशन के लिए उनकी बॉडी को लाया गया था तो पहले उनको शव वाहन में लाया गया। उसके बाद जो एक रस्म होती है कि उसको वहां लेटाकर मटके तोड़ने की रस्म होती है, वहां पर लेटाया गया। उसके बाद मटका तोड़ने के बाद अब उन्हें यहाँ जो उनकी जो अर्थी जहां पर अंतिम क्रिया होगी, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, वहां उन्हें लाया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पूरी फोर्स वो यहाँ आ चुकी है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अभी देखना है कि उनको मुखाग्नि कौन देता है, क्योंकि इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी अमेरिका में थी, वो भी आ गई थी। दूसरी बेटी यहाँ रहती थी, वो उनके साथ ही थी। अभी मुखाग्नि दी जाएगी और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और खास बात यह है कि जितने भी दलित समुदायों के नेता हैं या दूसरे बड़े जो राजनेता हैं हरियाणा पंजाब के, जिसमें आईएएस आईपीएस कई अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हरियाणा के मौजूदा जो डीजीपी हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और इसके साथ साथ और भी कई जो हैं जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। खास बात यह है कि पूरे क्रिमिनेशन ग्राउंड को पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना घटे। पुलिस प्रशासन पूरा चाक चौबंद है। चंडीगढ़ पुलिस भी यहाँ तैनात है, हरियाणा पुलिस भी तैनात है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के ऑन ड्यूटी एडीजीपी थे ये, तो इस करके वो भी यहाँ पर तैनात हैं। अभी कुछ ही देर में उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। अभी जो है उन्हें कुछ लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी पुष्पांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। उन्हें अंतिम क्रिया के लिए उस पर लिटा दिया गया है और कुछ लोग उनका मुख अंतिम जो दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प का जो होता है वो दे रहे हैं। अभी देखना यह है कि इनको मुखाग्नि कौन देता है। मुखाग्नि के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, काफी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश हरियाणा पंजाब के कोने कोने से जो इनके चाहने वाले थे, जो इनकी समुदाय के लोग हैं, या जो 31 सदस्यीय कमेटी थी जिन्होंने वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए बनाई थी, उसके लोग हैं, वो सारे यहाँ आए हुए हैं। इनके साथ साथ एडवोकेट्स भी काफी यहाँ पर काफी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो भी सीनियर आईएएस है। उनके भी जो कोलीग्स हैं वो सारे आए हुए हैं। आईएएस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और हरियाणा की जो गृह सचिव हैं सुमिता मिश्रा वो भी आई हुई हैं। इसके साथ साथ और भी कई जो हैं अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि मियां बीवी दोनों ही, एक आईपीएस सीनियर आईपीएस थे और दूसरे आईएएस थे, सीनियर आईएएस। और डॉक्टर थानेश्वर, 9 दिन का वक्त लगा। अब उनकी पत्नी ने खुद जो है प्रेस नोट जारी किया और कहा कि निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। इसके बाद वो अंतिम संस्कार को राजी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनकी पत्नी ने जो रात को जिस तरीके से घटनाक्रम का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, जिस तरीके से संदीप लाठर ने रोहतक में जो सुसाइड किया, उसके 3 पेज के सुसाइड नोट में जिस तरीके से वाई पूरन कुमार को कहीं ना कहीं दोषी करार देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इनकी वजह से मर रहा हूँ। दलित समुदाय में जब ये आईजी आए थे तो इन्होंने अपने समुदाय के बंदों को यहाँ भरना शुरू किया था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना गया था। उसके बाद जो है सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ। अगर कल शाम तक, जब तक संदीप लाठर के सुसाइड का मामला नहीं आया था, तब तक अगर मैं कहूँ तो उनकी पत्नी बिल्कुल अटी हुई थी कि मुझे जब तक डीजीपी को अरेस्ट नहीं किया जाता मैं
मैं संस्कार की पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद एकाएक तैयार हो गई वो। अभी क्योंकि इस समय क्रिमिनेशन ग्राउंड के अंदर है, क्रिमिनेशन हो रहा है, अभी मेरे हिसाब से उनकी क्रिमिनेशन पे ही ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब ये परतें कई खुलेंगी, कई हैं। और दूसरी तरफ संदीप लाख। चलिए डॉक्टर थानेश्वर, इस खबर पर आप नजर बना रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ सिटिंग विधायकों का पार्टी ने टिकट काट दिया। परसा में आरजेडी के सिटिंग विधायक छोटेलाल राय जेडीयू में शामिल हो गए थे और इस बार उनका सिंबल बदल दिया गया। वो इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है। पार्टी ने यहां पिछली बार चंद्रिका राय को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया। जेडीयू के कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काट दिया और यहां से पार्टी ने अपने अतिरेक कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है। बरबीघा की बात करें तो यहां पर सिटिंग विधायक सुदर्शन कुमार को बेटिकट कर दिया गया और यहां से डॉक्टर पुष्पंजय को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जिन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, वहां से भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चिराग पासवान ने मोरबा, सोनबरसा, मटिहानी और राजगीर से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन जेडीयू ने यहां अपने उम्मीदवार पहले उतार दिए। बेगूसराय जिले की बात करें तो यहां पर भी मटिहानी सीट से जेडीयू ने एलजेपी रामविलास पासवान से छोड़कर आए राजकुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब आपको बताएं कि चिराग पासवान यहां से अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी में थे। मोरबा, सोनबरसा, राजगीर सीट चिराग पासवान के खाते में जाने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार लिस्ट आने के बाद अब ये होता दिख नहीं रहा है। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जब उसे 43 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। 2015 की बात करें तो नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू को 17% वोटों के साथ 71 सीट मिली थी और 2010 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 23% वोटों के साथ सबसे आगे थी वो। 2005 में जेडीयू को 55 सीट हासिल हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान जहां से अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे, वहां पर जेडीयू ने उतार के कहीं न कहीं 2020 का वो सिनेरियो एक बार फिर से दोहरा दिया, जब चिराग ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाई थी। सत्तावन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया है। आरजेडी ने ओसामा को सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने इसी साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे ओसामा के लिए रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि रघुनाथपुर हमारा पारंपरिक क्षेत्र है और इसलिए हमने सोचा कि ओसामा को यहां से मैदान में उतारा जाए। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं हो गई कि ये पहले से तय माना जा रहा था कि ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा और हुआ भी ऐसा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लालू प्रसाद यादव ने खुद पार्टी का सिंबल दिया, तस्वीरें आपके सामने। और इसके साथ ही आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को सिवान से और अतरुल शाहीन को समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया। पार्टी की ओर से जारी किए गए इस निर्णय के बाद अब उम्मीदवार चुनाव प्रचार की तैयारी में है। धनतेरस से पहले सोना और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गए हैं। अब 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चांदी की बात करें तो 1,85,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि धनतेरस से पहले मांग बढ़ने और रुपए की कमजोरी की वजह से कीमतों में उछाल आया है। दिवाली तक चांदी 2 लाख रुपए तक जा सकती है। इसके पीछे की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीनी आयात पर 100% टैरिफ लगाने और 1 नवंबर से अमेरिकी सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी। भारत, चीन, रूस, जापान कई देशों में केंद्रीय बैंक पिछले 10 सालों में सोना खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा जोड़ा गया सोना लगभग 2 गुना हो गया है। रूस और भारत के केंद्रीय बैंकों ने 10 साल में सोने में 1.6 गुना की वृद्धि की है, जबकि चीन ने इसे 1.3 गुना बढ़ाया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते निवेशकों ने सेफ हेवन स्टेट्स की ओर अपना रुख किया है। सोने की इस तेजी के पीछे वैश्विक तनाव, डॉलर की कमजोरी, महंगाई और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी बड़ी वजह है।
दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और उस प्रदर्शनी का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया और फिर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 11 सालों में 35,000 किलोमीटर नई रेल लाइन जो पटरियां हैं वो बनाई गई और 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। इस अवधि में लगभग 40,000 नए कोच बनाए गए जो रेलवे की बुनियादी ढांचे और तकनीक में भारत की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे का परिवर्तन आधुनिक, टिकाऊ और यात्री के अनुकूल परिवहन के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिखाता है। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन से जुड़े प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैंने हाल ही में सूरत और मोरा स्टेशन का दौरा किया। 325 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अब 156 वंदे भारत, 30 अमृत भारत, 4 नमो ट्रेन संचालित कर रहा है और ये काफी लोकप्रिय है।